नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। करोड़ों की लागत, जानलेवा हकीकत, सावित्री नदी पुल बना मौत का रास्ता। करोड़ों रुपए जनता की टैक्स के खर्च हो जाए और बदले में जनता को मिले खतरे से भरा अधूरा पुल। तो यह विकास नहीं, व्यवस्था पर बड़ा सवाल है महोदय। हम बात कर रहे हैं रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों को जोड़ने वाले अम्बेत महापरल मार्ग पर बने सावित्री नदी पुल की, जो आज भी अधूरा है लेकिन मजबूरी में जनता के लिए खोल दिया गया। महोदय, इस पुल पर इस वक्त बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे मौजूद हैं। इन गड्ढों के ऊपर से रोजाना हजारों वाहन गुजर रहे हैं। 2 पहिया, 4 पहिया और भारी भरकम लारियां। तेज रफ्तार में अगर किसी वाहन का जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो सीधी सावित्री नदी में गिरने का खतरा है। और यह खतरा काल्पनिक नहीं बल्कि हर पल मंडराता हुआ सच है। सबसे बड़ा सवाल यह है महोदय, जब पुल पूरा ही नहीं था तब सड़क की सतह सुरक्षित ही नहीं थी, तो इसे यातायात के लिए खोला क्यों गया? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्या प्रशासन तभी जागेगा जब कोई मासूम जान इस नदी में समा जाएगी? स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। लोग डर के साए में इस पुल से गुजरने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी या तो चुप है या फिर आंखें मूंदे बैठे हैं। हम महाराष्ट्र शासन से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुल पर पड़े सभी गड्ढों को तुरंत भरा जाए, अधूरे निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए और जब तक काम पूरा न हो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, क्योंकि पुल सिर्फ कंक्रीट से नहीं बनता, भरोसे और जिम्मेदारी से बनता है। अब सवाल यह नहीं कि काम कब होगा, सवाल यह है कि क्या किसी की जान जाने से पहले होगा। स्थान आणि ज्या पद्धतीचे इथे खड्डे आहेत तर इथली जनता खरंच म्हणजे काळजी घेते या गोष्टीची की कोणती घटना व्हावी नाही आणि ती कोणत्या पद्धतीची काळजी असेल हे आपल्या समोर सांगतील शब्बीरभाई मांडलेकर। तर शब्बीरभाई मांडलेकर, काय नेमका विषय? मी महापरळ पंचक्रोशीतील राहणारा रहिवासी आहे। रायगड व रत्नागिरी सावित्री नदीवर जोडणारा हा जो पूल आहे, सावित्री नदीवरती जोडणारा जो पूल आहे, स्वर्गवासी बॅरिस्टर अंतुले साहेबांनी दोन्ही जिल्ह्याला हा जोडून दिलेला जो ब्रिज आहे, त्या ब्रिजची 2 वर्ष अगोदर सुधारणा झाली, परंतु सुधारणा जशी पाहिजे तशी झालेली नाही। त्या ब्रिजवरती येणाऱ्या जाणाऱ्या अवजड वाहनं किंवा 4 व्हीलर असो किंवा 2 व्हीलर असो, या 2 व्हीलर वाहनं जाताना त्या ब्रिजवरती एवढे मोठ्या प्रमाणात ते खड्डे पडलेले आहेत की त्या खड्ड्यामध्ये एखादा बाईकवाला जर आपटला आणि त्या आपटल्याने जर एखादा व्यक्ती जर ब्रिजच्या खाली पुलाखाली जर गेला आणि तो जर मृत्यू पावला तर हे घटना होण्याची शासन काय वाट बघत आहे का? ही घटना होण्या अगोदर हे खड्डे बुजवण्यासाठी का दुर्लक्ष करत आहे? तर माझं सरकारला एक निवेदन आहे आणि विनंती आहे की तात्काळ मध्ये या ब्रिजवरती मोठे जे खड्डे पडलेले आहेत ते तात्काळ बुजवण्यात यावे। दुर्घटनापासून लोकांना थांबवणे, लोकांच्या जीवाभावाशी खेळू नये, माझी अशी एक सरकारला विनंती आहे की ताबडतोब याच्यावरती लक्ष देऊन जे मोठ्या प्रमाणात जे खड्डे पडलेले आहेत ते खड्डे बुजवून पुलाची दुरुस्ती सुरू करावी। खरोखर चिंतित आहे या ठिकाणात खरंच बाईक पिबळून त्या खड्ड्याच्या नुसार पिबळून बाईकचे जो चालवणारा आहे तो खाली जाऊ शकतो। आणि खरी घटना आहे, इथे याच्यापूर्वी घटना घडलेली आहे, तर या शासनाने या गोष्टीवर खरंच लक्ष टाकायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट हे पुलावरून जे अवजड वाहनं जातात, आपण तिथं पाहिलेलं आहे बोट, ते कोणत्या किती टनापर्यंत या ब्रिजवरून गाड्या गेल्या पाहिजे, पण अदरवाईज त्याच्यापेक्षा खूपच वेट घेऊन जाणाऱ्या गाड्या इथं आहेत। तर शब्बीरभाईची जी पण मागणी आहे त्याच्यावर खरंच शासनाने लक्ष टाकायचं आहे। मी कॅमेरामॅन नितीन मुंडे, मी रत्नागिरी रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष श्री टीव्ही मधून सरफराज मालून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
Sarfaraz, please pick up the phone. Your phone is ringing. Mr. Sarfaraz, please pick up the phone. Your phone is ringing. Mr. Sarfaraz, please pick up the phone. नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घातक खंडहर बना पीएमजीएसवाई का पुल बड़े हादसे को दे रहा खुली चुनौती। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम विकास का, लेकिन तस्वीर डरावनी। उमरिया जिले के मानपुर क्षेत्र में एक ऐसा पुल जो हर गुजरते वाहन के साथ मौत को न्योता दे रहा है। लाखों रुपए की मरम्मत, लेकिन 2 महीने में ही पुल फिर से टूटकर खंडहर बन गया। स्कूली बसें, छोटे बड़े वाहन और जान जोखिम में डालते ग्रामीण। सवाल बड़ा है, क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागेगा सिस्टम? मानपुर से पटेहरा ग्राम पंचायत को जोड़ने वाला यह एकमात्र पहुंच मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया था। इसी मार्ग पर गहरी भड़ारी नदी के ऊपर बनाया पुल आज क्षेत्र के लिए सुविधा नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस वर्ष बारिश के दौरान पुल कई जगह से टूट गया था, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। ग्रामीणों की मांग पर पीएमजीएसवाई विभाग ने मोटा बजट खर्च कर मरम्मत करवाई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मरम्मत 2 महीने भी टिक नहीं पाई। आज नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामपुर कचहरी के सामने चला बुलडोजर। 70 साल पुराने मकान जमी दोज। आवास विकास परिषद की कार्रवाई से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है। लाइंस जैसे पौस इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आवास विकास परिषद ने 70 साल पुराने रिहायशी मकानों पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि ये मकान बीते कई सालों से आबाद थे, जहां कई परिवार पीढ़ियों से रह रहे थे। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों के घर तोड़े गए वे बदहवास और मायूस नजर आए। पीड़ितों का कहना है कि वे करीब 70 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे थे और उन्हें अपना घरेलू सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आवास विकास परिषद द्वारा 2 महीने का समय दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन वह अवधि पूरी होने से पहले ही बुलडोजर चला दिया गया। वहीं परिषद के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित लोगों को पहले ही लीगल नोटिस जारी किया जा चुका था और यह जमीन आवास विकास परिषद की है, जिस पर कब्जा लेना परिषद का वैधानिक अधिकार है। कचहरी के सामने दिन दहाड़े चले इस कार्रवाई ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह भी है कि क्या वर्षों से बसे परिवारों के पुनर्वास की कोई ठोस कार्रवाई की गई थी या नहीं। फिलहाल मामला आरोप प्रत्यारोप का है और इसे निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। श्री टीवी आरोप प्रत्यारोप की पुष्टि नहीं करता, यह जांच का विषय। क्या नाम है आपका? मेरा शीला नाम। फिलहाल मांग रहे थे और अपना पैसा मांग रहे थे। ये कह रहे थे हम फिलहाल दे दीजिए। हम इतने पुराने रहने वाले। कितने साल हो गए? हमारे शासन में रह 100 साल से भी ज़्यादा हो गए। हमारे दादी दादा जो है परदादा वो भी गुजर गए हैं। वहीं पे रहते। अच्छा। हमारी शादी भी यहीं हो गई। मैंने 2 बच्चों की अपनी शादी यहीं पे कर दी। तो ये क्या नाम है, आपको यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह दिया था? आपको ऐसे ही तोड़ दिया ये? हाँ, नोटिस दिया था। कितने टाइम का दिया था? अभी दिया है, आज 5 दिन पहले दिया है। आज 6 तारीख है। आज 5 दिन पहले दिया था इन्होंने। हाँ। तो ये जगह कैसी थी? आपकी अपनी थी? क्या था ये? हाँ, हमारी थी। खेतों की मकान ही है, खेतों में खेत में बनाया हमने। अच्छा, कहाँ जाएंगे ये टूट गया मकान? तो कोई रहने की व्यवस्था? हमें कुछ नहीं दिए इन्होंने। हम घर में यहाँ पे पड़े हैं। कितने लोग की फैमिली आपकी? कितने हैं? हमारे हैं 20-25 जन है, हम पूरी फैमिली। अच्छा। तो अब क्या चाहते हैं आप?
आप क्या चाहते हैं आप? जो सब नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रीवा जब जनप्रतिनिधि भी सड़क पर उतरे, उमरी की अधूरी पुलिया बनी सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी। रीवा जिले की तहसील रायपुर करचुलियान के ग्राम उमरी में विकास का दावा आज दम तोड़ता नजर आ रहा है। वर्षों से अधूरी पड़ी फुहुरी नाला की पुलिया अब केवल एक अधूरा निर्माण नहीं बल्कि शासन प्रशासन की लापरवाही और संवेदनहीन व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले कोई आम ग्रामीण नहीं बल्कि भाजपा समर्पित जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश कोरी और जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी हैं, जिन्हें सरकार का हिस्सा होने के बावजूद न्याय के लिए सड़क पर बैठना पड़ा है। भीषण ठंड में दोनों जनप्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन धरना और अनशन शुरू कर दिया, जो आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। यह सवाल अब पूरे जिले में गूंज रहा है, जब जनप्रतिनिधि ही धरने पर बैठने को मजबूर हो तो आम जनता की सुनवाई आखिर कौन करेगा। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह अधूरी पुलिया जानलेवा साबित होती है। नाला उफान पर आते ही गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। स्कूली बच्चे, मरीज, गर्भवती महिलाएं और किसान जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर होते हैं। धरना स्थल से जनप्रतिनिधियों ने दो टूक कहा कि जब तक पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक यह आंदोलन नहीं रुकेगा। यह सिर्फ पुलिया नहीं, ग्रामीणों के अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही की लड़ाई है। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी है। अनशन आयोजक शुभम उपाध्याय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि सुबह से जारी धरने का निरीक्षण स्थानीय पुलिस प्रशासन ने शाम को किया, लेकिन निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस आश्वासन या कार्रवाई सामने नहीं आई। चिकित्सकीय सलाह के बावजूद अनशनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जनता की पीड़ा के सामने हमारी सेहत मायने नहीं रखती। अब सवाल यह है कि क्या शासन प्रशासन समय रहते पुलिया निर्माण शुरू करेगा या फिर ग्राम उमरी की अधूरी पुलिया आने वाले समय में भी सिस्टम की नाकामी की कहानी बयां करती रहेगी। देखिए, ऐसा है कि आज दूसरा दिन है। हम लोग जो है तो लगातार चलता रहता है आंदोलन। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। शासन को ले खबर ले चैनल है, हम लोग बैठेंगे, अपनी बात मनवा के छानेंगे। और रही बात शासन की, हम लोग जनता चुने व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य सम्मानीय ब्रजेश कोरी जी हैं, हम हैं। पहले जब जिला पंचायत सदस्यों का सरकार नहीं सुन रही है, यहाँ के सरपंचों को नहीं सुन रही है, जनपद सदस्यों को सुन रही है, तो बताइए कितना बड़ा आलम है। पंचायती एक्ट का दुर्दशा हो रही है। यहाँ जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा। जनप्रतिनिधि क्यों बैठे हैं कि भाई जो ये पुल बन रही है, गुत्ता विहीन बन रही है, समय में काम नहीं हुआ, समय पुल नहीं बन पाई, तो ये तत्काल पुल बनाई जाए, अधूरी पड़ी है। इन भाई जनता चुना व्यक्ति किन मुद्दों में यहाँ पर अनशन है, ये धरना? पहले मुद्दा है पुलिया का जो अधूरी है पूर्ण कराई जाए, गुत्ता विहीन है उसकी जांच करके दोषी परिवार के दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की जाए और उसको जो पुलिया है तो अपने ढंग से सुधार किया जाए, बनाई जाए, किसी व्यवस्था करे तकनीकी सुविधा में। दूसरी बात है जो ये सड़क है आई वहाँ से उमरी से लेके गुड़गांव, बीच में कुछ पट्टे ज़मीन है जो कि पुरानी आम रास्ता है, पहले से आम रास्ता है। उसे ज़मीन को शासन चाहे मुआवजा दे के रोड जब उन किसानों के पट्टेदारों को मुआवजा के हिसाब मुआवजा दे और ज़मीन ले ले। हमारी ये मांग है और मुआवजा दे। कैसे लेती है सरकार के काम है, हमारा काम है कि हमको रोड निकल जाए वहाँ से। और मुद्दा क्या है? तीसरी है विद्यालय है, यहाँ विद्यालय की बाउंड्री है, ये सब है। और चौथी जो है ये पेयजल समस्या है। यहाँ जल जीवन है, जल मिशन है। अब ये काम अधूरा है, यहाँ हर जगह बहुत पूर्ण हो चुका है। तत्काल इसमें काम लगाएं ताकि हमें पानी मिल सके, मीठा पानी मिल सके। शासन प्रशासन द्वारा अभी तक यहाँ पर जायजा लिया गया? आए नहीं, कुछ नहीं हुआ। टीम भाई देखिए, शासन तो प्रशासन जो है प्रशासनिक अधिकारी और शासन है, यहाँ के जो बैठे हुए शीर्ष पद में हैं उनको ये समझना चाहिए कि उमरी है, अब गुड़गांव है, सारे गांव, बहुत सारे गांव हैं। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, सड़क की समस्या थी, पुलिया है, बहुत सारे विभिन्न मुद्दों में। विद्यालय में बाउंड्री नहीं, विद्यालय भवन विहीन है। आंगनबाड़ी पता चलता है कि आंगनबाड़ी विहीन पूरा है, आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है।
ये सरकार के जो शीर्ष पर बैठे हैं उनको तो हमारे भाई विजय कोरी जी जिला पंचायत सदस्य में बात रखते हैं बार बार कि आंगनबाड़ी भवन दीजिए, आइए दे, कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरन में आज हम सारे सब लोग जितने यहाँ के हैं शुभम उपाध्याय जी के नेतृत्व में और संतोष जी के सत्यनारायण शुक्ला से आज हम लोग मजबूरन में बैठे हैं कल से यहाँ। हम लोग इसलिए हिसाब से आए हैं कि आर पार लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग झुकने वाले नहीं, टूटने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं, आर पार लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। संघर्ष के लिए हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, पे अपनी बात मनवा आगे छाड़ेंगे। ये पुलिया से कितने गांव ऐसे प्रभावित हैं? इसमें गांव से इस पुलिया से तो मान चलिए लगभग 8 से 10 गांव हम मानते हैं। ये पुल बन जाएगी तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगी आपके सीधी, यहाँ से गुड़गांव जोड़ेगी, गुड़गांव से गुड़ जोड़ देगी, गुड़ से जोड़ देगी, बड़ा गांव के सीधे निकल जाएगी आपके सीधी रामपुर नकीन चले जाएगी। इधर से आप मान चलिए चाहे प्रयाग चले जाइए, चाहे इधर रायपुर चले जाइए उमरी होके। स्कूली छात्र छात्राओं को, किसानों को, मजदूरों को, जहाँ तक अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो क्या कहाँ से कैसे? नहीं, जब तबीयत खराब होती तो बहुत सारे लोग बारिश समय में तो अंदर इनका स्वर्गवास यहीं गाँव में हो गया। उनके भाई जब जा नहीं पाए तो उनकी चिकित्सा नहीं पाई, दवा बिना ख़त्म हो गए, भाई कोई साधन नहीं था। बच्चों का जो बच्चियों का लगा लीजिए विद्यालय नहीं जा पाते। हाँ, बहुत सारे लोग शिक्षा विहीन है, शिक्षा नहीं मिल पाई उनको कि नाले की वजह से पूरा गांव गिरा है चारों तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 100 से अधिक वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब, पेलों पर गंभीर आरोप। शाहजहांपुर पंचायत चुनाव से पहले जनपद के विकास खंड निगोही की ग्राम पंचायत ऊनकली में एक ऐसा खेल सामने आया जिसने निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। गांव की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन के दरवाजे खटखटाए हैं। आरोप है कि बीएलओ ने सत्ता और रिश्तेदारी का सहारा लेकर वोटर लिस्ट को मनमाने ढंग से बदल डाला। ग्रामीणों के अनुसार कम उम्र के लड़के लड़कियों, बाहरी लोगों और अपात्र व्यक्तियों को बेधड़क वोटर बना दिया गया, जबकि जीवित और पात्र मतदाताओं के नाम मृत या बाहर का निवासी दिखाकर काट दिए गए। बताया जा रहा है कि करीब 100 से अधिक वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि एक ही व्यक्ति का नाम 2-2 भाग संख्याओं में दर्ज किया गया। कहीं नाम काटकर दूसरे भाग में जोड़ा गया ताकि एक खास प्रत्याशी को सीधा फायदा मिल सके। ग्रामीणों का दावा है कि संबंधित बीएलओ उसी प्रत्याशी का सगा रिश्तेदार है और इसी कारण नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अधिवक्ताओं का यूपी बार काउंसिल चुनाव का प्रचार तेज। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं का प्रचार तेज हो गया है। नीरज कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट अपने चुनाव प्रचार करने औरैया कोर्ट परिसर पहुंचे। प्रदेश के 35 जिलों से प्रचार करने के बाद वह कड़ाके की ठंड में आज औरैया कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं से मिले। अपने समर्थन में उन्होंने वोट करने की अपील की। प्रथम वरीयता का वोट मांगकर अधिवक्ताओं को उन्होंने भरोसा दिया कि वह उनके संघर्ष में साथ रहेंगे। नीरज कुमार श्रीवास्तव प्रथम वरीयता क्रमांक संख्या 185 के लिए अधिवक्ताओं के चैम्बर बारी बारी से जाकर वोट मांगते रहे। भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने सहयोग करते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अधिवक्ताओं ने भी कई जगहों पर अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव को विजय बनाने की अपील की। नीरज कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि मुझे एक बार मौका दे जिससे अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान कर सकूं। सर, किसके समर्थन में आप औरैया का आज दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं नीरज कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट के समर्थन में औरैया में आया हूँ और औरैया में इनके समर्थन में सबसे वोट मांग रहा हूँ। और वोट मांगने मैंने ये महसूस किया कि यहाँ के जो बुजुर्ग अधिवक्ता है उनका आशीर्वाद, प्यार और स्नेह सब प्राप्त हो रहा है। यंग अधिवक्ता भाई जो हमारे हैं वो भी हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ देने का वादा कर रहे हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपको हम 1 नंबर का वोट देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और बहुत अच्छा उनका समर्थन मिल रहा है और औरैया हमारे लिए सबसे बढ़िया आज की विजिट गई है और हमको पूर्ण समर्थन मिल रहा है। और मैं नीरज कुमार श्रीवास्तव सदस्य पद हेतु बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी हूँ।
क्रमांक संख्या क्या है आपकी? क्रमांक संख्या 185 है। आज आप औरैया में यहाँ पर आए हैं, आपको अधिवक्ताओं का क्या प्यार, सम्मान, आशीर्वाद, सहयोग क्या मिला? मुझे आज औरैया में बहुत वरिष्ठ अधिवक्ताओं का बहुत ही प्यार और सम्मान मिला, एवं जो नए अधिवक्ता हैं उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान दिया और मुझे ये आश्वासन दिया है कि वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और मुझे विजय बनाने में पूर्ण सहयोग। महिलाओं का भी आपके साथ क्या योगदान है? महिलाएं जो भी अधिवक्ताएं हैं उन्होंने, वो मेरी बहनों ने भी मुझे पूर्णतः आश्वस्त किया है कि वो सभी महिला अधिवक्ता लोग भी मुझे विजय बनाने में पूर्णतः सहयोग करेंगे, मुझे प्रथम वरीयता पद प्रदान करेंगे। आज आप औरैया में हैं, आपने अब तक के प्रदेश से कितने जिलों में लगभग जो है जाकर प्रचार किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आवास के नाम पर महिला से 30,000 की रिश्वत, महिला ने सेक्रेटरी लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित महिला है, भूमिहीन किराए के मकान में रह रही है। पीड़ित महिला एक और योगी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के फूलपुर विकासखंड चिंतामनपुर ग्राम सभा में आवास के नाम पर महिला से सेक्रेटरी संजय द्वारा 30,000 की रिश्वत लिया गया। महिला ने आरोप लगाया कि सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि तुम्हें 3.5 लाख वाली आवास मिलेगा, लेकिन उसमें आपको 30,000 देने होंगे। जब महिला ने किसी तरह 30,000 रुपए की व्यवस्था कर दे दिया, तब सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि अभी आपको 20,000 और देने होंगे। संजय कुमार ने कहा, पैसा हम ही अकेले नहीं लेते, इस पैसे से उच्च अधिकारियों को भी देना पड़ता है। महिला 20,000 और देने में असमर्थ थी। उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। महिला ने कहा कि जो आवास की लिस्ट कोंडागांव 6 जनवरी 2026 नववर्ष के अवसर नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बोले, वीबीजी रैम जी से खत्म होगा फर्जीवाड़ा। भारतवर्ष में लागू विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजीआरजी अधिनियम 2025 को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि वीबीजीआरजी केवल रोजगार का वादा नहीं बल्कि स्थायी आजीविका की गारंटी है। उन्होंने कहा कि जहां मनरेगा स्थायी राहत तक सीमित रही, वहीं विकसित भारत गारंटी कानून ग्रामीण छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और जैसा कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही जो चिंता व्यक्त की थी कि हमारे देश के ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से, ग्राम के विकास की दृष्टि से, पंचायतों के विकास की दृष्टि से वहाँ रोजगार के और व्यवस्था सुनिश्चित हो, ग्रामीणों को, वहाँ रहने वाले निवासियों को उस ग्राम का पूरा समुचित विकसित हो, इस दृष्टि से विकसित भारत की कल्पना जी राम जी के माध्यम से, बीबी जी राम जी के माध्यम से और संसद में ये बिल पास हुआ है। आदरणीय हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी ने इसको प्रस्तुत किया और ये देश को, विकासशील भारत को विकसित भारत के क्षेत्र में बढ़ाने की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जिस तरीके से मनरेगा में हम देखते थे कि 100 दिन का काम, उसमें भी व्यापक पैमाने पर इतने वर्षों में भ्रष्टाचार हुआ और कई प्रकार की ऐसे मामले सामने आए जैसे कि ग्राम के विकास, ग्रामजनों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित नहीं होना। इस दृष्टि से उन्होंने इस अधिनियम को लाया है, इस बिल को पास किया है समुचित रूप से पूरे देश में और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है।
और उन्होंने 125 दिन की रोजगार गारंटी की और पहल की है और 60 दिनों में सुनिश्चित करते हुए बाकी दिनों को जो कृषि कार्य में हमारे ग्रामीण मजदूर अपने खेती, किसानी, बुनाई, कटाई, रोपाई में लगे रहते हैं, उसको पृथक करने के बाद भी 125 दिन की और उनकी रोजगार गारंटी की सुनिश्चित की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑल सभी प्रकार के इस पे निगरानी है। जो योजना, जो रचना ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण बैठकर ग्राम पंचायतों में बैठकर बनाएंगे और वहां पर वो तेज गति से वो काम होंगे, इसकी मॉनिटरिंग को भी तय किया गया है। इस तरीके से आज विकसित भारत जी राम जी। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस घूम घूम कर एक भ्रम का वातावरण फैला रही है और उनके कार्यकाल में इस योजना का नाम कितनी बार परिवर्तित किया गया और नहीं, मुझे नहीं मालूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जायज में 4वां उर्स ए शेख ए तरीकत व सालाना जलसा 25 जनवरी को दरगाह हजरत सैयदना शेखुल आलम जायसी रहमतुल्लाह अलैह एवं दारुल उलूम जायज के तत्वाधान में 4वां उर्स ए शेख ए तरीकत और सालाना जलसा आगामी रविवार 25 जनवरी 2026 को बड़े ही अकीदत, रूहानियत और शान शौकत के साथ आयोजित किया जाएगा। यह जलसा 6 शाबान 1447 हिजरी के अवसर पर दरगाह हजरत शरीफ परिसर में संपन्न होगा। कार्यक्रम की शुरुआत बाद नमाज फज्र, कुरान ख्वानी, हल्का जिक्र और कुल शरीफ से होगी। प्रातः 9 बजे दारुल उलूम जायज का सालाना जलसा एवं तकरीरें उलमाए किराम द्वारा पेश की जाएगी। इसके बाद नवाजे जुहर, लंगर व चादर पोशी तथा संदल पोशी का विशेष आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 2 से 9 जनवरी 2026 तक मनाया जा रहा चावल उत्सव। जांजगीर चांपा 6 जनवरी 2026 छत्तीसगढ़ राज्य गठन की रजत जयंती के अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों के विशेष उत्सवता के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत 2 से 9 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ रजत जयंती चावल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू ने बताया कि इसी क्रम में रजत जयंती चावल उत्सव का आयोजन जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्यों, दुकान संचालकों एवं हितग्राहियों की सहभागिता के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्सव के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने का संदेश दिया गया। विशेष सप्ताह के अंतर्गत शेष राशन कार्ड धारियों एवं हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त कर सके। पोंगल त्योहार के मौके पर डीएमके की तरफ से अंडीपट्टी में आयोजित 3 दिवसीय जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सक्कमपट्टी टीम ने थेनी टीम को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। पुरस्कार वितरण समारोह में आयोजक की दुकान पर चाय पीने गए 3 होमगार्डों पर अचानक दबंगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। बताया जाता है कि हमलावर पहले से ही दुकान पर चाय पी रहे थे। जिन 2 युवकों ने हमला किया है उनसे होम नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
थाना रोजा पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई। ई रिक्शा से टक्कर व मारपीट की घटना में वांछित 3 अभियुक्त गिरफ्तार। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में सोमवार को शाम करीब 7 बजे नगर निगम क्षेत्र के लोदीपुर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक रिक्शा चालक से रेती निवासी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। बताया जाता है मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मोटरसाइकिल रिक्शा में लग गई थी। इसी बात को लेकर रोड पर जमकर हंगामा हुआ, यहां तक सांप्रदायिक नारेबाजी तक होने लगी। एक्सीडेंट को सांप्रदायिक तूल देने वाले 4 नामजद और 22 अज्ञात लोगों पर थाना रोजा पुलिस ने अंकित अवस्थी के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं। नामजद एक अभियुक्त कामरान उर्फ अनीस नेता का पुत्र बताया जा रहा है, अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें, रेती निवासी अंकित अवस्थी ने एक तहरीर दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक रिक्शा चालक द्वारा लापरवाही से चलते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिसमें मोटरसाइकिल नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। थाना रोजा पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई। ई रिक्शा से टक्कर व मारपीट की घटना में वांछित 3 अभियुक्त गिरफ्तार। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में सोमवार को शाम करीब 7 बजे नगर निगम क्षेत्र के लोदीपुर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक रिक्शा चालक से रेती निवासी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। बताया जाता है मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मोटरसाइकिल रिक्शा में लग गई थी। इसी बात को लेकर रोड पर जमकर हंगामा हुआ, यहां तक सांप्रदायिक नारेबाजी तक होने लगी। एक्सीडेंट को सांप्रदायिक तूल देने वाले 4 नामजद और 22 अज्ञात लोगों पर थाना रोजा पुलिस ने अंकित अवस्थी के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं। नामजद एक अभियुक्त कामरान उर्फ अनीस नेता का पुत्र बताया जा रहा है, अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें, रेती निवासी अंकित अवस्थी ने एक तहरीर दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक रिक्शा चालक द्वारा लापरवाही से चलते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिसमें मोटरसाइकिल नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर नगर निगम मुख्यालय पर आज बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्या को सामने रखा। इस दौरान दिव्यांगजनों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल नगर निगम के द्वारा 8 माह पहले 306 पदों के लिए दिव्यांगजनों के लिए भर्ती निकाली थी। ऐसे में करीब 3000 दिव्यांगजनों ने आवेदन दिया। इस दौरान 306 दिव्यांगजनों का चयन हो गया, लेकिन अचानक से नगर निगम के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। दिव्यांगजनों का आरोप है कि इस मामले में अब नगर निगम के अधिकारी बात करने से बच रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं, जबकि प्रदेश के अन्य नगर निगम में दिव्यांगों को नौकरी दी जा रही है। दिव्यांगजनों का कहना है कि इस नौकरी के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और 8 माह से अब नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। फिलहाल दिव्यांगजनों ने चेतावनी दी कि नगर निगम के अधिकारियों ने अगर उनकी सुनवाई नहीं की तो वे भोपाल जाकर शासन स्तर पर अपनी बात रखेंगे। आज क्या मांगों को लेकर के नगर निगम का प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम हमारी दिव्यांगों की एक पीड़ा को लेकर आए थे। 2024 में नगर निगम इंदौर ने 306 दिव्यांगों के लिए सीधी भर्ती के तहत निकाली थी। हम सभी 8000 के आसपास आवेदक आए, हमने फॉर्म जमा करा, सब दूर दूर से आए। उसके बाद फिर हम यहाँ आते रहे, हमने पूछा कब होगी। 5 मार्च को इंटरव्यू हुआ, दस्तावेज सत्यापन हुआ। 306 लोगों का दस्तावेज सत्यापन इन्होंने करा। 6 मार्च को जब हम यहाँ आए, हमने पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने मौखिक बोला, लिखित में नहीं, कि भर्ती निरस्त हो गई। जब हमने पूछा कि भैया भर्ती निरस्त क्यों हुई सर, भर्ती निरस्त क्यों हुई, तो इनका जवाब था कि पूर्व में कोर्ट का आदेश आया था, उस आदेश के तहत हमने भर्ती निरस्त कर दी। अब कोर्ट का आदेश इंदौर के लिए नहीं था। उसी आदेश के बाद रीवा नगर निगम में भर्ती हुई, मुरैना नगर निगम में भर्ती हुई। जब नगर निगम एक है, नियम एक है, शर्तें एक है, तो फिर उन्होंने भर्ती कर दी, इन्होंने भर्ती क्यों रोकी? उसी भर्ती को लेकर हम इनसे निवेदन करने आए थे कि साहब आपने जो 306 दिव्यांग लोगों की भर्ती निकाली है, उन सभी दिव्यांग लोगों को
नियुक्ति पत्र जारी करें। अभी मेन बड़े साहब तो थे नहीं, छोटे साहब आए थे, उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। उन्होंने उनकी बात बताई कि हमने भोपाल से मार्गदर्शन मांगा है, जबकि नगर निगम एक्ट बताता है कि नगर निगम आयुक्त स्वयं भर्ती कर सकते हैं। तो फिर ये पत्राचार का खेल हम दिव्यांगों के साथ आखिर क्यों? मैं इतना दूर से आया हूँ, मेरी इनने भर्ती रोक ली सर। मैं कम से कम 50 बार आ गया हूँ, मेरा हर बार बोला तो बोला हम भोपाल से मांग रहे साहब, 8 महीने से हम भोपाल से मांग रहे हैं क्या? मेरे को हर बार परेशान कर रहा है, मेरे पास अब कहीं काम नहीं है साहब, मैं क्या करूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नगर में बिकने जा रही जलाऊ लकड़ी को वन विभाग ने किया जब्त। पवई नगर के कन्याशाला के पास सुबह उस समय गर्मा गर्मी का माहौल बन गया जब आदिवासी महिलाओं के द्वारा नगर में बेचने जा रही जलाऊ लकड़ी को वन विभाग टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया, जिसके बाद महिला कुछ देर के लिए सड़क पर बैठी और वन विभाग पर आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी करने लगी। इसके बाद महिलाएं वन विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां पर वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल के द्वारा महिलाओं को समझाइश देते हुए आगे से जंगल में पेड़ काटकर लकड़ी को नगर में न बेचने की बात करते हुए कहा कि यह दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि जंगल की सूखी लकड़ी जलाने के लिए उपयोग कर सकती है। उन्होंने महिलाओं को समझाया कि जंगल हमारी और आपकी साझा संपत्ति है, इसे हमें बचा कर रखना है। समझाइश के बाद आदिवासी महिलाओं की लकड़ी दे दी गई, जिससे महिलाएं वापस अपने घर चली गई। कुल मिला के यह जो हमने अभी कार्यवाही मोबाइल दुकान में अचानक आग लग गई, लेकिन उसे बुझाने में नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नववर्ष पर सौहार्द और संकल्प का संदेश। सुचबू मेडिकल कॉलेज में संयुक्त कैलेंडर का भव्य विमोचन। नववर्ष की शुभ बेला पर जबलपुर के सुचबू मेडिकल कॉलेज में सौहार्द, विश्वास और सकारात्मक संकल्पों का सुंदर दृश्य देखने को मिला। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त कैलेंडर का विमोचन किया गया, जो कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय का प्रतीक बना। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना एवं अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपने कर कमलों से संयुक्त कैलेंडर का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने उपस्थित कर्मचारियों और उनके परिवारों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र भट्ट ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि यह आयोजन केवल कैलेंडर विमोचन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वर्षों से लंबित कर्मचारियों की समस्याओं पर भी सार्थक चर्चा हुई। अधिकारियों ने कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित आवास समस्या तथा 27 माह के एरियाज को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया, जिससे कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने भी मरीजों के हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने की शपथ ली। यह संकल्प स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर आशीष लाल, रवि केवट, इंद्र प्रताप, संतलाल, सुनील विश्वकर्मा, सतिंदर खुल्लर, भावना चौहान, जानकी चौधरी, शीतल प्रिया पचौरी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। कुल मिलाकर नववर्ष के इस अवसर पर सुचबो मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रशासन और कर्मचारियों के बीच सहयोग, संवाद और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश स्पष्ट रूप से देखने को मिला। समय में मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी का कद इतना बड़ा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि उनको प्रधानमंत्री पद की जरूरत नहीं है, लेकिन इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की जरूरत आज है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व ही हमको चाहिए। साथी, आप बताइए, वो व्यक्ति 2014 से इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। आज ये मेरा सौभाग्य है कि जब संसद में हम लोग रहते हैं, सत्र के दौरान तो बैठकें होती हैं जिसमें माननीय मोदी जी आते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो जब वो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सही राष्ट्रभक्त तो हमारे सामने बैठे हुए हैं।
आपको मालूम है, आप जब निर्णय लेते हैं कोई भी, आपको भारतीय संविधान ने सबसे बड़ी ताकत दी है कि 5 साल में एक बार आप वोट डालते हैं और आप तय करते हैं कि आपके शासन कौन करेगा, आप किसको गद्दी पे बैठाओगे जो आपके लिए काम करेगा। उसको शोभा की सुपारी बनाने के लिए नहीं बैठाओगे आपके, हम इनको राजा बना रहे हैं, वो आपके सेवक बन। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नियुक्ति को लेकर 11 वार्ड पार्षदों में आक्रोश। नालंदा जिला के इस्लामपुर नगर पंचायत में नियुक्ति को लेकर 11 वार्ड पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वार्ड पार्षदों का कहना है कि रिटायर हो जाने के बाद उनको दोबारा एक्सटेंशन मिला, लेकिन एक्सटेंशन की अवधि 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी दोबारा उनको बहाल कर दिया गया। वहां पर बहुत सारी जो बहाली है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर वहां के वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। उन पार्षदों का नाम इस प्रकार है: फिरोज आलम, चिंता देवी, कृष्ण कुमार, अमरीन परवेज, स्वाति देवी, वार्डपति, उजाला सोनी, संगीता देवी, रीता देवी, जैनी, जैस्मीन, टिंकू प्रसाद, सहल परवेज। इन सब पार्षदों का कहना है इसमें घर अनियमितता हुआ है। यही नहीं, इन पार्षदों का कहना है कि जितनी भी पाली हुई है उन सबों में हम फिर से दोबारा जाना चाहते हैं, जिसको लेकर के अगर कार्यपालक महोदय हमारी बातों को नहीं सुनते तो हम आगे का रुख अपनाएंगे, मतलब कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हम डरने वाले नहीं, हम सब सत्य के साथ सत्य की विजय होती है। और जब भी उन पे कार्रवाई करने की बात होती है तो कल की भी बोर्ड की बैठक में कार्यपालक महोदय के द्वारा बहुमत के आधार पर उनको वैध बताने का प्रयास किया गया, जिसके विरोध में हम लोग लगातार आए हैं और हम लोगों ने ये मांग किया है कि इस्लामपुर नगर परिषद ने विभिन्न पदों पर की गई अनियमित अवैध नियुक्तियों के संबंध में हम लोगों ने जानकारी मांगी है और उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि आप केवल बहुमत के आधार पर नियुक्ति नहीं कर सकते हैं और बहुमत के आधार पर की गई नियुक्ति जो है वो अवैध है और उस कारण से, क्योंकि अवैध नियुक्ति है, लोगों का कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से जो मन में आ रहा है, जितनी लूट की जा सकती है लगातार लूट किया जा रहा है। और कई पार्षद हमारे इस बात से परेशान भी होते हैं, जनता के सवालों से परेशान होते हैं कि एक वार्ड पार्षद को वास्तविक अधिकार एक लाइट बनाने का भी कार्यालय ने नहीं छोड़ा है। और अगर वार्ड पार्षद महोदय चाहते हैं कि कहीं पे एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए, वो भी कार्यालय उसके पक्ष में नहीं होता है। आज अधिकांश इस्लामपुर का स्ट्रीट लाइट खराब है, जिसके कारण लगातार पार्षदों को सवाल का सामना करना पड़ता है। कई नालियों की स्लैब टूटी हुई है, कई जगह पर कैमरा चालू नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स का बद से बदतर हालात है। इसलिए और भी जिस प्रकार के आपने रैन बसेरा का भी चर्चा किया, इस तरह के तमाम अनियंत्रित व्यवस्था और जो लचर व्यवस्था नगर परिषद में जो करप्शन और जो भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है और उसमें कार्यपालक महोदय का पूर्ण रूप से संलिप्तता दिखाई दे रहा है, उस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और उस पर हम लोग लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इनसे सवाल पूछा है, इसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लोग उच्च पदाधिकारियों के पास जाएंगे और उसके बाद हम लोग सड़क तक भी इसका विरोध करेंगे, न्यायालय तक जा सकते हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो भी आप लोगों के द्वारा जो दिखाया गया कि इस्लामपुर में नगर परिषद के द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही दिखाई दे रही है। उन लापरवाहियों को समाधान करने के लिए हम तमाम मौजूद वार्ड पार्षद ये पहल कर रहे हैं कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए हम लोगों ने अपना 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उसमें हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जहां पर भी अनियमितता दिखाई देती है, कोई लापरवाही वार्ड पार्षद या इस्लामपुर नगर निगम का या नगर परिषद का दिखाई देता है, स्वयं कुछ फोटो अपडेट करके वीडियो खींचकर उस नंबर पर तुरंत तत्काल व्हाट्सएप करें और हम लोग जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। और हम लोग उस मुद्दे को आपके चैनल के माध्यम से मैं उस नंबर को दोहरा देना चाहता हूं। आप जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर वार्ड पार्षदों के द्वारा इस्लामपुर में जारी किया गया, कोई भी वार्ड पार्षद के लोग हों, हाँ कोई भी वार्ड के लोग हों, हम
उनकी बात को रखेंगे। वो नंबर है 9122070337। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ 9122070337। एक और नंबर है 9608826107। फिर से मैं नोट कर देता हूँ 9608826107। मैं इन दोनों नंबरों के माध्यम से आज इस्लामपुर की जनता से यह अपील करूंगा कि आपको नगर परिषद से संबंधित कोई भी अनियमितता, कोई भी लापरवाही, कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर आपके सामने आता है तो आप तत्काल उसका फोटो और वीडियो बनाकर इस नंबर पर आप तुरंत व्हाट्सएप करें। निश्चित रूप से हम लोग इसके समाधान की लड़ाई लड़ेंगे। शाम परवेज जी, कल बैठक था, बैठक में आप लोग क्या बोलते हैं कि क्या हुआ था, नियुक्ति पत्र क्या बोलते हैं कि कैसे चल रहा है वैकेंसी वगैरह का? देखिए अभी तक यहाँ परिवारवादी चल रहा था पहले से, देखिए यहाँ भी अभी तक यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि नगर परिषद में अधिकृत नियुक्तियां बहुत कम हैं। और हम लोगों ने ये मांग किया था कि इस्लामपुर नगर परिषद में कुछ बड़ी टैलेंटेड और योग्य लोग बेरोजगार हैं, तो हम लोग ये चाहते थे कि नगर परिषद में योग्य लोगों की बहाली हो और योग्य लोग जो बाहर सड़क पर भटक रहे हैं उन योग्य लोगों के लिए हम लोग ने कुछ स्थान यहाँ पे जो बेईमानी से कब्जा करके रखा गया है उस स्थान पे नियुक्ति के लिए हम लोगों ने बात कही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पत्रकारिता की गरिमा, विश्वसनीयता और सामाजिक जिम्मेदारी पर विचार विमर्श। मंगलवार को नगर पंचायत धानीपुर के सभागार में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय पत्रकारों की उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिली। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को सशक्त बनाते हुए अधिक से अधिक पत्रकारों को सदस्यता से जोड़ने तथा पत्रकारिता की गरिमा, विश्वसनीयता और सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखने पर विचार विमर्श करना रहा। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी ने उपस्थित पत्रकारों से संगठन की सदस्यता ग्रहण करने का आश्वासन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के साथ जुड़कर पत्रकार न केवल अपनी पहचान को मजबूती दे सकते बल्कि पत्रकारिता की स्वच्छ और निष्पक्ष छवि बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की विश्वसनीयता लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे बचाए रखना हम सभी पत्रकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन से जुड़े सदस्यों को बीमा सुविधा, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तथा किसी भी दैवीय आपदा की स्थिति में संगठन की ओर से सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संगठन केवल जिम्मेदार और नैतिक पत्रकारिता करने वालों के साथ खड़ा है। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि कुछ लोग कुत्सित मानसिकता के तहत सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे माध्यमों का दुरुपयोग कर पत्रकारिता की आड़ में लोगों को भ्रमित कर धनुगाही कर रहे हैं। ऐसे लोगों को संगठन में किसी भी सूरत में स्थान नहीं दिया जाएगा। संगठन की प्राथमिकता पत्रकारिता की गरिमा और समाज में उसकी विश्वसनीयता भूमिका को बनाए रखना है। बैठक में ईटिया, थोक, रूपैटी, मुजिहना और धानीपुर क्षेत्र के दर्जनों पत्रकारों ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वाले पत्रकारों में भारी उत्साह देखने को मिला और सभी ने संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार द्विवेदी, अशोक पाठक, सुशील कुमार द्विवेदी, आरपी तिवारी, सुशील श्रीवास्तव, एचपी श्रीवास्तव, खेमराज मिश्रा, अर्जुन प्रसाद मिश्रा सहित अनेक वरिष्ठ एवं युवा पत्रकार उपस्थित रहे। फार्म भरा रहे से एक दो प्रदेश पर हो जाते कि प्रदेश वाले बीमा अपने वहाँ के लिए, यहाँ बीमा अपने यहाँ करा ले। दूसरा चीज उससे हमारा बड़ा काम हो जाता है, उससे कहीं नाम गलत न हो पाई। मंगलवार को नगर पंचायत धानीपुर के सभागार में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय पत्रकारों की उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिली। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को सशक्त बनाते हुए अधिक से अधिक पत्रकारों को सदस्यता से जोड़ना तथा पत्रकारिता की गरिमा, विश्वसनीयता और सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखने पर विचार विमर्श करना रहा। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी ने उपस्थित पत्रकारों से संगठन की सदस्य
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत दंतेवाड़ा 6 जनवरी 2026 देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 6 जनवरी नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरबा घाट में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने पहले पिकअप को पीछे से मारी टक्कर, फिर नीचे गिरे 3 लोगों को कुचला, तीनों की घटना स्थल पर ही मौत। बस्तर संभाग मुख्यालय के जिला बस्तर अंतर्गत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आज मंगलवार को बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पीछे से आ रहे ट्रक ने पिकअप वाहन को जबरदस्त टक्कर मारी। इस हादसे में पिकअप वाहन में सवार 3 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बांधवगढ़ के बफर में रेत का खुलेआम लूट, वन नालों का सीना छलनी, ट्रैक्टरों से लूट, फॉरेस्ट बना गांधी जी का बंदर। ग्राम पंचायत रायपुर कुदरी टोला से इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ वन संपदा की लूट नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे बफर क्षेत्र में स्थित धनहारा हार और सगम नीहा हार के वन नालों से खुलेआम अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। दिन दहाड़े ट्रैक्टरों के जरिए फॉरेस्ट भूमि का सीना छलनी किया जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि फॉरेस्ट विभाग पूरी तरह मौन है। वन क्षेत्र में जब ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन घुसते हैं तो केवल रेत ही नहीं निकलती, छोटे छोटे पौधे कुचले जाते हैं, पेड़ दबकर नष्ट हो जाते हैं, वन्य जीवों के प्राकृतिक रास्ते खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन फॉरेस्ट रेंज धमोकर के कर्मचारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का दौरा। प्रवीण भाई तोगड़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, मैं मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने नहीं दूंगा। हम कानून बनाकर उनकी जनसंख्या रोकेंगे। यदि हम डंके की चोट पर राम मंदिर बना सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनेगा। उन्होंने कहा, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू हमारा मानना है। जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत है, हिंदू सुरक्षित है। रिपोर्टर वसीम खान। बहन बेटिया को ट्रेनिंग दे रहे ये ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद के द्वारा कि जुड़ा करे तो नहीं जानते तो भी आप पर किसी ने हाथ उठाया, हमारी बहन बेटी ही पीट कर आएगी। उनका नाम है सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। और 5वां, किसानों के लिए, किसानों को फसल के दाम, अब यही है हमारा राम। राम मंदिर के लिए मैं ही निकला था ना, तो किसानों को फसल के दाम, यही है हमारे राम। और किसानों को फसल का दाम, यही है हमारा काम। ये सभी गतिविधियों का केंद्र
हर गांव शहर के हर कोने में मंगल या शनिवार शाम 25-50 लोग इकट्ठा होकर हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा करें। हजारों शुरू हो गए। अभी मैं सहारनपुर से आया। ये विकास नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का दौरा। प्रवीण भाई तोगड़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, मैं मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने नहीं दूंगा। हम कानून बनाकर उनकी जनसंख्या रोकेंगे। यदि हम डंके की चोट पर राम मंदिर बना सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनेगा। उन्होंने कहा, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू हमारा मानना है। जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत है, हिंदू सुरक्षित है। रिपोर्टर वसीम खान। बहन बेटिया को ट्रेनिंग दे रहे ये ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद के द्वारा कि जुड़ा करे तो नहीं जानते, तो भी आप पर किसी ने हाथ उठाया, हमारी बहन बेटी ही पीट कर आएगी। उनका नाम है सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। और 5वां, किसानों के लिए, किसानों को फसल के दाम, अब यही है हमारा राम मंदिर के लिए मैं ही निकला था ना, तो किसानों को फसल के दाम, यही है हमारे राम, और किसानों को फसल का दाम, यही है हमारा काम। ये सभी गतिविधियों का केंद्र हर गांव शहर के हर कोने में मंगल या शनिवार शाम 25-50 लोग इकट्ठा होकर हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा करें। हजारों शुरू हो गए। अभी मैं सहारनपुर से आया। ये विकास भारतवर्ष में लागू विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन VBGRG अधिनियम 2025 को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि VBGRG केवल रोजगार का वादा नहीं बल्कि स्थायी आजीविका की गारंटी है। उन्होंने कहा कि जहां मनरेगा अस्थायी राहत तक सीमित रही, वहीं विकसित भारत गारंटी कानून ग्रामीण छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा। की बात तो मनरेगा में घोटाला अगर हुआ है नहीं, इसको तो उनको कुछ खुद विचार मंथन करना चाहिए कि उन्होंने 3 बार इस योजना का नाम परिवर्तित किया। भाई जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से ये योजना ला के फिर उन्होंने मनरेगा किया। इंदिरा गांधी जी ने जो नाम नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुजुर्ग ने कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलकर की शिकायत। बेटी बहू पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पारिवारिक विवाद के बाद प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिए जांच के आदेश। पारिवारिक विवाद का एक और मामला आज कलेक्टर शिवम वर्मा के सामने पहुंचा है। बुजुर्ग ने कलेक्टर से मिलकर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। दरअसल बुजुर्ग का आरोप है कि उनके बेटी बहू ने उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें घर से निकाल दिया और पूरे मकान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अब वे पड़वा में अपने रिश्तेदार के घर पर रहने को मजबूर हैं। बुजुर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी वे अपने घर पहुंचकर बेटी और बहू से बात करने के लिए पहुंचते हैं तो बहू के द्वारा उन पर गलत आरोप लगाते हुए बाहर कर दिया जाता है। इस मामले में पुलिस भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। ऐसे में अब कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। फिलहाल कलेक्टर शिवम वर्मा ने बुजुर्ग की शिकायत सुनने के बाद अधिकारियों की जाँच के बाद जल्द से जल्द निराकरण के आदेश दिए हैं। दादा, आज आप जन सुनवाई में आए थे कलेक्टर साहब से मिलने, क्या है पूरा मामला बताएं। मामला वो है कि यहाँ पर मेरा मकान है, कहाँ पर, गोवर्धन पैलेस साईं मंदिर के पास।
क्या समस्या आ रही है? समस्या वो है कि मेरा बेटा और बहू मेरे को नहीं रहना देते यूँ मकान में। मकान अपना है, खुद ही नहीं क्यों खरीदा मैंने। तो आपको परेशान करते हैं? परेशान मार पीट करते हैं वहाँ जाते हैं। हाँ वहाँ जाते हैं तो भाई वो हमारी बहू है तो नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर। बुलंदशहर के पहासू नगर पंचायत की तनाशाही के चलते पहासू व्यापारियों ने किया बाजार बंद। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा मार्केट में पॉलीथीन और अतिक्रमण को लेकर किया जा रहा व्यापारियों को परेशान, चालान के नाम पर हो रही अवैध उगाही। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पंचायत के अध्यक्ष पति अजमल खां उर्फ छोटे के द्वारा किया जा रहा परेशान। आपराधिक प्रवृत्ति का है अजमल उर्फ छोटे पहासू थाने का हिस्ट्री शीटर। मेरा नाम है दिग्विजय सिंह और गौरव यादव। ये बताइए क्या वजह है कि पहासू का बाजार बंद किया गया? मैंने कल कुछ वीडियो देखी थी और उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नगर पंचायत के कार्यकर्ता, जिसमें कुछ लोग तो बाहर दुकानदार का दिमाग बांट रहे हैं और कुछ नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल मामले के बाद प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों को फिर से साफ और बेहतरीन पानी मिले, उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने टेस्टिंग के लिए पाइपलाइन वाली टंकी में पानी भरा, जिसके बाद भागीरथपुरा क्षेत्र में पाइपलाइन में पानी को छोड़ा गया। लेकिन पाइपलाइन में पानी छोड़ते ही भागीरथपुरा के आरोग्य क्लिनिक के पास चौराहे पर पाइपलाइन फूटकर लीकेज हो गई, जिससे भारी मात्रा में पानी सड़क पर बह निकला। इंदौर नगर निगम द्वारा भागीरथपुरा में दूषित जल मामले के बाद 2 दिन पहले ही क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन को सुधारा था, वहीं उसी के नीचे पानी की लाइन भी थी। बावजूद उसके पानी की सप्लाई में पहली बार ही पाइप लीकेज हो गई। ऐसे में निगम की कार्यप्रणाली और लापरवाही पर अब भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इंदौर नगर निगम द्वारा भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई घटना के बाद भी गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही, बल्कि निगम की अब भी गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि पाइपलाइन में छोड़ा गया पानी पीने योग्य नहीं बताया गया था। अधिकारियों ने पूर्व में ही कहा था कि पाइपलाइन में छोड़े जाने वाले पानी का उपयोग न करें। हाँ चल रहा है, बाकी ऐसा यहाँ पर है नहीं ना माहौल। वो तो पुराने भी आ रहे हैं, ऐसा भी बैठ के देखो कितने दिन बाद खोल रहे हैं? ये कितने दिन बाद खोल रहे हो ये? 45। क्यों? 45 दिन बाद खुल रहा है। 45 राउंड लगा रहे हैं। टंकी पे हाँ बस वाल खोल रहे हैं। ज़्यादा कितना आर्टिक बोल रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंत्री चेतन कस्यम के स्टेशन रोड स्थित निवास पर घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। रतलाम में कांग्रेस जन मंत्री चैतन्य कश्यप के स्टेशन रोड स्थित निवास का घेराव करने के लिए पैदल निकले। शहीद चौक से शहर सराय होते हुए लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। यहां पुलिस ने रोक लिया। कुछ कार्यकर्ता पुलिस ने छिपते हुए न्यू रोड पहुंच गए, जहां पुलिस नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है।
यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर। लोगों की जान माल की सुरक्षा एवं हिफाजत के लिए पुलिस थाना बनाए गए हैं, किंतु पुलिस थाने से ही माल लदी 2 ट्रक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए तो इससे क्या कहेंगे। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाने का बताया। की दुकान पर चाय पीने गए 3 होमगार्डों पर अचानक दबंगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। बताया जाता है कि हमलावर पहले से ही दुकान पर चाय पी रहे थे। जिन 2 युवकों ने हमला किया है उनसे होम नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में आज नवनियुक्त मनरेगा बचाओ संग्राम अमेठी के कोऑर्डिनेटर रामलखन शुक्ला का जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने की। इस अवसर पर जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित कर नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोरबा विधायक फूल सिंह राठिया की पहल रंग लाई। रामपुर विधानसभा में 23.50 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मिली स्वीकृति। 6 जनवरी 2026 कोरबा रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक फूल सिंह राठिया ने एक बार फिर अपनी सक्रिय कार्यशैली से यह सिद्ध कर दिया कि वे घोषणाओं से नहीं बल्कि धरातल पर विकास कार्यों से पहचान बनाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY IVPM DAGGUA के अंतर्गत कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 23.50 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों पर कुल 2100 नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। श्री राम कथा के 5वें दिन सीता विदाई प्रसंग पर छलके भक्तों के आंसू। मंगलवार को रामेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित सप्तदिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का 5वां दिन भक्तिभाव और भावनाओं से ओतप्रोत रहा। कथा व्यास महाराज दिलीप कृष्ण भारद्वाज ने अत्यंत भावनात्मक अंदाज में माता सीता की विदाई का प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों और भावुकता से गूंज उठा। इसके साथ ही उन्होंने श्री राम केवट संवाद तथा भगवान श्री राम के वन गमन की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। संगीत में प्रस्तुति के माध्यम से प्रभु श्री राम की लीलाओं को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि श्रद्धालु कथा में पूरी तरह रम हो गए। भजनों और चौपाइयों के माध्यम से कथा स्थल भक्ति रस से सराबोर हो गया। कथावाचक दिलीप कृष्ण भारद्वाज ने अपने प्रवचन में कहा कि प्रभु श्री राम कण कण में विराजमान है और सच्चे मन से स्मरण करने पर उनके दर्शन अवश्य होते हैं। उन्होंने श्री रामचरितमानस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सनातन धर्म में इसका विशेष स्थान है और यह ग्रंथ जीवन को मर्यादा और संस्कारों की राह दिखाता है। उन्होंने भारत भूमि पर जन्म और सौभाग्य बताते हुए राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का संदेश भी दिया। श्री राम कथा समिति के अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया कि रामेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित सप्तदिवसीय श्री राम कथा का उद्देश्य जन जन तक भगवान श्री राम के आदर्श, संस्कार और मर्यादा का संदेश पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कथा के माध्यम से समाज में धार्मिक चेतना के साथ साथ समाज
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सतना गौरव दिवस को लेकर नगर निगम में समीक्षा बैठक, 2 दिवसीय भव्य आयोजन का निर्णय। आज नगर निगम कार्यालय में सतना गौरव दिवस के भव्य नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सतना स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटर में ZED एवं RAMP जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। सतना स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटर सतना में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME के लिए ZED जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन तथा RAMP रेंजिंग एंड पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर सतना सतीश कुमार S एवं ED सतना स्मार्ट सिटी शेर सिंह मीणा के मार्गदर्शन में एवं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा RAMP योजना की राज्य नोडल एजेंसी के रूप में किया गया, जिसमें MSME विभाग मध्य प्रदेश शासन का सहयोग रहा। कार्यशाला के दौरान शुभम सरवर RAMP सलाहकार इंदौर संभाग द्वारा RAMP योजना के उद्देश्य, पात्रता, लाभ तथा उद्योगों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उपायों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके उपरांत RK दलेला मास्टर ट्रेनर ZED द्वारा ZED प्रमाणन के महत्व पर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें गुणवत्ता आधारित उत्पादन, शून्य दोष, शून्य प्रभाव, लागत में कमी, पर्यावरण संरक्षण तथा उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया गया। प्रतिभागियों को MSME नीति 2025, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति तथा मध्य प्रदेश भूमि नियम 2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी का आरोप, जिले में फ्लोरोसिस से 3 महीने में 7 मौतें, हर घर जल नल योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भीड़, दूषित पानी से लोग पीड़ित, हर घर जल योजना अब तक कई इलाकों में शुरू नहीं। समाजवादी पार्टी ने जिले में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए तत्काल योजना शुरू करने की मांग की। कोन ब्लॉक स्थित कचनरवा ग्राम सभा के कई गांवों में पानी से होने वाली त्रौशदी कई वर्षों से जारी है। फ्लोरोसिस से ग्रसित लोग न केवल असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं, बल्कि समय से पहले मौत भी उनकी नियमित बन गई है। सरकारी रिकॉर्ड में इन मौतों का कारण सामान्य बीमारी, कमजोरी या अन्य बताया जाना दुर्भाग्यपूर्ण, जबकि सरकार इन मौतों को फ्लोरोसिस से जोड़कर नहीं देखती। सपा कार्यकर्ताओं की चेतावनी, हर घर जल नल योजना में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी तो वे प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। आज आप डीएम कार्यालय में एडीएम साहब को विज्ञापन कर रहे हैं, क्या है? देखिए, आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी नामित ज्ञापन एडीएम साहब को सौंपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कर हर घर जल नल योजना का प्रचार तो कर रही है, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महिला उत्पीड़न का गंभीर मामला, पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना व जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। सोनभद्र करमा जिले के थाना करमा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मैदानिया की रहने वाली विवाहिता आरती त्रिपाठी ने अपने पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि विवाह के बाद से ही उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे वह पिछले 1-2 वर्षों से अपने मायके में रहने को मजबूर है। पीड़िता आरती त्रिपाठी का विवाह 5 फरवरी 2022 को उपरा सेक्टर 8 निवासी परीक्षित दुबे पुत्र कृष्णकांत दुबे के साथ हुआ था। इस दंपति की 1-2 वर्षीय पुत्री विदेशिका भी है। आरती के अनुसार पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के चलते मामला वर्तमान में पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है।
आरती ने आरोप लगाया कि न्यायालय में मामला चलने के बावजूद उसका पति लगातार मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पर प्रत्यक्ष रूप से मायके आकर अश्लील गालियां, अपमानजनक टिप्पणियां और जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पीड़िता का कहना है कि इस मानसिक उत्पीड़न में उसकी सास पुष्पा दुबे भी पूरी तरह सहयोग कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वह हर दिन भय और तनाव के माहौल में जीने को मजबूर है। मानसिक प्रताड़ना इस कदर बढ़ चुकी है कि उसका सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। आरती का यह भी आरोप है कि उसने इस संबंध में अपने नजदीकी थाने में लिखी शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। महिला उत्पीड़न के इस मामले ने स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब पीड़ित महिलाओं थानों के चक्कर काटने को मजबूर हो और सुनवाई न हो तो न्याय कैसे मिलेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और पुलिस इस गंभीर आरोप पर कब संज्ञान लेते हैं और पीड़िता को न्याय व सुरक्षा मिलती है या नहीं। पीड़िता ने कहा कि परिवार न्यायालय में अपनी पुत्री के भरण पोषण का मामला दाखिल किया। पीड़िता ने ये भी बताया कि पति द्वारा भरण पोषण देना तो दूर, उल्टे तरह धमकी, गाली गलौज दिया जा रहा है, जिससे प्रार्थनी मानसिक रूप से काफी परेशान है। वह अपने पुत्री की भरण पोषण के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। का नाम? आरती त्रिपाठी। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी नाम सुभाष तिवारी। कहाँ के निवासी हैं आप? कर्मा के। कर्मा। हाँ। आपके साथ क्या मामला है? आप आज तहसील में आई हैं, क्या मामला है आपके साथ? मेरा मामला ये है कि मैं ससुराल में शादी मेरा हुआ है 5 फरवरी। आपकी शादी कहाँ हुई है? सेक्टर 8 ओबरा में। आपके ससुर जी का क्या नाम है? कृष्णकांत दुबे। आपकी सास का क्या नाम है? पुष्पा दुबे। आपके पति का क्या नाम है? परीक्षित दुबे। और आपकी ननद का क्या नाम है? विद्यावती दुबे। अच्छा, कितने लोग हैं सदस्य आपके ससुराल में? मेरे ससुराल में कुल 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य। देवर हमारे प्रवीण दुबे हैं। अच्छा। एक लड़का हमारा टिशु दुबे। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी किस सन में हुई थी? मेरी शादी 5 फरवरी 2023 में शादी हुआ है। तो किस मामले को लेकर आपके घर में कलह है कि आपसे लोग झगड़े हो रहे हैं? क्या बात है, क्या मामला है? मेरा शादी के कुछ दिन के बाद मुझे टॉर्चर करने लगे सब लोग। किस लिए टॉर्चर करने लगे? दहेज को लेके मुझे टॉर्चर करने लगे। अच्छा। आपके घर से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपके पति से और आपसे कोई बेटी उटी या बेटा उटा है? एक लड़की है मुझे मेरे पति से। अच्छा, कितने साल की है बेटी? 2 साल की लड़की है। 2 साल की लड़की कहाँ रहती है? आपके साथ रहती है कि पिता के साथ रहती है? आपके साथ रहती है। आप इस समय कहाँ रह रही हैं? मैं अपने मायके में रहती हूँ। मायके में रहती हैं। कितने साल से आपको छोड़ दिया गया है? मुझे 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। किस सन में छोड़ा गया था आपको? मुझे 2024 में छोड़ा गया था। 2024 में छोड़ा गया था। तो क्या आपके साथ क्या प्रताड़ना हुई है आपके ससुराल में? मेरे साथ जब से मैं ससुराल में आई हूँ, शादी के 6-7 महीने के बाद ही मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता था जी। मेरे पति दारू पीते हैं, दारू पी के आते थे, मैं बोलती थी तो उसकी वजह से मुझे गाली गलौज दे के मारते थे। जब पति को गाली देते थे मैं बोलती थी तो उनकी माँ, बहन, भाई, बाप सब लोग मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। मतलब आपके कहने का मतलब है पूरे ससुराल के लोग आपके साथ? ससुराल के लोग मुझे टॉर्चर करते थे जी। इसकी वजह से मुझे प्रताड़ित किया जाता था। मैं काफी दिन तक इसको झेली। अच्छा। उसके बाद मैं पति के साथ मुंबई गई जी। मुंबई में मैं अच्छा खासा पति पत्नी दोनों लोग कमाते थे जी। वहाँ पे भी मेरी सास मेरा आग लगा के मेरे पति को यहाँ बुला ली। अच्छा। तो हमारी बीवी वहाँ पे किसी और के साथ ये कर रही है, वो कर रही है, तो उसको लेके यहाँ पे आ जाओ। अच्छा। मैं अपने पति के साथ यहाँ पे ससुराल में आई ओबरा। अच्छा। ओबरा में मुझे फिर एक लड़की हुई। हाँ। उसके बाद मुझे लड़की होने के बाद कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी मुझे अपने घर ले गए। लड़की आपकी किस सन में हुई थी? मेरी लड़की मुझे 2024 में हुई है। 2024 में हुई है। 2024 मतलब 2 साल हो गया आपकी लड़की को? हाँ, मेरी लड़की को 2 साल हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी ले गए मुझे अपने घर के 2-4 महीने रखेंगे, लड़की का सेवा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे कोई कुछ करता नहीं था। अच्छा, हाँ। मेरे बड़े ऑपरेशन से लड़की हुई और एक तो मेरा चोरी ने ये सब ऑपरेशन करवा दिए। अच्छा। बच्चा बंद करवाने होने का। अच्छा। मुझे पता नहीं था। ठीक ठीक ठीक। और उसके बाद वो सब मुझे फिर वहाँ से मेरे पति जेल गए। मैं फिर मायके से ससुराल आई पति को छुड़ाने के लिए। सास बोली कि मैं नहीं छुड़ाऊंगी, मैं पूरा गहना 1-2 गहना बेच के मैं पति को 3 महीने में सब छुड़ा के लेके आई। उसके बाद पति का वही रितवा रवैया हो गया, पी के मारना, गाली देना, हीरोइन पीने का, मेरा मोबाइल बेचना, गहना बेचना, हर एक चीज़ करना। जब उसका मैं विरोध की तो मेरे सास मुझे बोली कि तुम मेरे घर में नहीं रहोगी, यहाँ से निकल जाओ। ननद का वही टड़ना, खाना ना देना, मेरी लड़की का दूध लुकवा देना, मतलब हर एक तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाता। फिर आपने कोशिश नहीं की कि मैं एक बार दोबारा अपने सास से या ससुर से बात करूँ या अपने पति से बात करूँ? मैं अपने सास से बात करने के लिए गई, मेरी सास मैं अपने बीजेपी का रुतबा दिखाने लगी। अच्छा। तो वो बीजेपी से नेता हैं। अच्छा। वो बीजेपी का ताव देने लगी कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अच्छा। मुझे प्रताड़ित बीजेपी के द्वारा दिया गया। मैं बीजेपी की महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ महिला इतना है। अच्छा। और यहाँ पे पंचायत करने के लिए उषा शर्मा, गीतांजलि, हेमलता, ये सब महिला मंडल की अध्यक्ष हमारे घर पे गई। अच्छा। आप अपने पति से बात करने की कोशिश नहीं की कि मैं अपने पति से बात करने की कोशिश मैं
आई थी यहाँ पे तो गाली गलौज मुझे इंस्टाग्राम पे गंदा गंदा भद्दी भद्दी गाली देना, फेसबुक पे बहुत गंदा गंदा सब